नमस्कार दोस्तों। आज के इस कालखंड में हम गणित विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मोहित एक शर्ट के लिए 7x-4 रुपए और एक जोड़ी पतलून के लिए 2x+8 रुपए खर्च करता है। यदि वह दुकानदार को 1,000 रुपए का नोट देता है तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो खर्च किया हुआ है उस खर्च को हम जोड़ लेते हैं, है ना। तो एक शर्ट के लिए उन्होंने खर्च किया है 7x-4, है ना, 7x-4 रुपए। और एक जोड़ी पतलून के लिए उन्होंने 2x-8 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। अब 7x और 2x दोनों धनात्मक राशियां हैं, है ना, तो जुड़ जाएगी। तो 7x और 2x हो गया 9x। अब यहां हम देख रहे हैं कि 4 ऋणात्मक है और 8 धनात्मक है। इनको जोड़ रहे हैं तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हम यहाँ पर लिख देते हैं और 8 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4। ठीक, ये क्या हुआ, मोहित का खर्च हुआ। अब उसने क्या किया है कि 1,000 रुपए का नोट दिया है। ठीक है, तो 1,000 का नोट दिया है तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, 1,000 में से, है ना, 1,000 में से जो खर्च किया हुआ है 9x-4 रुपए, ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण और इनका धन हो जाता है, ये ऋण हो गया 4। ठीक है, अब 1,000 में से हम 4 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 996 रुपए माइनस 9x, है ना। 1,000 में से 4 माइनस किया, कितना हो गया 996 माइनस 9x। ठीक है, कितने रुपए वापस करेगा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण, है ना, बाहरी कोण मतलब बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल 36 डिग्री है, 36, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर बहुभुज जो है उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है ना, ठीक है, किसी बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना है, 36 डिग्री है। इसमें क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे, 36 का भाग लगा देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगी भुजाओं की संख्या यानी n। ठीक है, 36 से 36 कट गया, शून्य बचा है, ये आ गया है। तो यहाँ पर भुजाओं संख्या कितनी हो गई है 10। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का कौन सा शब्द आप अपनी पुस्तक के किनारे से जोड़ेंगे, है ना, जो आपकी बुक है उसका जो किनारा है उससे आप इनमें से किस शब्द का उपयोग करते हैं। ए, एक बिंदु, बी, एक रेखाखंड, सी, एक समतल और डी, एक किरण। तो ज्यामिति का इसमें एक शब्द है, वो क्या है, एक रेखाखंड। यह आपकी जो पुस्तक है उसके किनारे से जोड़ सकेंगे। अब रेखाखंड की विशेषता क्या होती है कि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक की एक निश्चित लंबाई होती है और निश्चित चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही हम जो है ऐसे पुस्तक किनारे खिलाते हैं और दोनों को हम रेखाखंड से जोड़ेंगे। चौथा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो हमें अंदाज से सही विकल्प का चयन नहीं करना है, क्योंकि जब तक हल नहीं करेंगे तब तक हम सही उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज हमारा होता है ना, इस प्रकार से होता है ना। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें ये जो भुजा है ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाएगी ये? कर्ण, है ना। और वह दी कितनी? 26 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ठीक है। अब ये भुजा कहलाती है आधार यानी बेस, है ना। और यह लंब है, यानी परपेंडिकुलर, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, इन्हें लंब है, ठीक है। अब यहां पर हमें दिया गया है परिमाप, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग कहलाता है परिमाप यानी पेरीमीटर। अब इसकी लंबाई हमें दी गई कितनी? 26 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है, हमने ए मान ली, ए सेंटीमीटर। और आधार की लंबाई हमने मान ली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब परिमाप में क्या होता है, ये तीनों जो भुजाएं होती है ए धन बी धन जो कर्ण है, इसकी लंबाई हमें दी गई है कितनी? 26 सेंटीमीटर। और तीनों का योग हमें दिया हुआ है कितना? 60 सेंटीमीटर यानी परिमाप, ठीक है। अब a प्लस बी, है ना, बराबर, अब क्या करेंगे, 60 में से 26 को हम माइनस कर देते हैं, अब शांत करते हैं, धन का ऋण हो जाता है ना। तो 60 में से जब हम 26 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 34 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 34 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर a धन b का मान है कितना है? वह 34 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। ये हमने दोनों का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमेशा क्या होता है कि पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वह लागू होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? वह ये है कि कर्ण का वर्ग, है ना, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। ये लंब, इसका वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अब यहां पर हमें जो कर्ण दिया हुआ है कितना है? 26। ये हमने लिखा 26, 26 का वर्ग बराबर, अब यहां पर लंब कितना है? a, तो a का वर्ग धन आधार कितना है? b, तो b का वर्ग हो गया, ठीक है। अब हमें याद है कि जो सर्वसमीका होती है ना, क्या होती है? सर्वसमीका। कौन सी? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक होती है सर्वसमीका यानी आइडेंटिटीज, है ना। तो इस सर्वसमीका का यहां पर उपयोग होगा, ठीक है। कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए, a धन b का वर्ग, है ना, a धन b का वर्ग, हम देख रहे हैं यहाँ पर a धन b का मान कितना है? 34। तो यहां आ जाएगा 34 का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग का मान कितना हो गया? देखिए 26 का वर्ग, यहां आ जाएगा ये 26 का वर्ग धन 2ab, ठीक है ना। अब देखिए 34 का वर्ग कितना होता है? मतलब 34 का 34 में जो गुणा करते हैं तो आता है 1156, और 26 का वर्ग यानी 26 में 26 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 676 प्लस 2ab, ठीक है ना। अब 2ab की मान याद करना है, तो 1156 जो है यानी 1156, इसमें से क्या करेंगे कि 676 हम माइनस कर देंगे, है ना। क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे तो कितना आता है? ये आता है 480 बराबर 2ab। अब चूंकि हमें ab का मान ज्ञात करना है ना, दो पक्षांतर करेंगे, गुणा का भाग हो जाएगा, तो 480 बटे 2, इन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और शून्य की शून्य, तो यहां हो जाएगा कितना?
40 सेंटीमीटर, ये ए बी का मान हो गया है। तो अभी क्षेत्रफल नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करके ये ऑप्शन बी चुन लेंगे, जो कि सही नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, लंब या इसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो यह हम देख रहे हैं कि 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ये लंब कितना है ए और आधार भी है, तो गुणा कितना हो गया इसका, ए बी हो गया। अब ए बी का मान हमें यहां पर दिया कितना, ए बी मान है 240। ठीक है ना, है ना। ये बी और ये हो गया ए, है ना, मतलब ए बी हो गया है। तो ए बी मान कितना दिया है, ए बी मान दिया आपको 240। ठीक है, दो से हम डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। तो यहाँ पर इस जो समकोण त्रिभुज है इसका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर, ये उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न आता है तो उसको हम पूरा समझना पड़ता है। अभ्यास के द्वारा इसे बहुत कम समय में इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना, अभ्यास करना होगा। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरा डिटेल में हमने समझाया हुआ है, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ से हमें क्या करना होता है ना। कि एक हमें एक सिर्फ कर्ण दिया है, एक भुजा दी है, तो बाकी मान कैसे ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कर्ण दिया है ना, इसी प्रश्न को अब जो है लंब के आधार या लंब आधार दो में से कोई भी एक भुजा का मान दे करके भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसका अभ्यास करें और इसको अच्छे से सीखें। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 80 है। यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने एक संख्या मान ली है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यानी योग में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, ये 80 ऋण x। ठीक है ना, यानी दो संख्याओं जोड़ते हैं, कोई सी दो संख्या ले लीजिए, जिसे मान ले हमने 2 और 5 को जोड़ा, कितना आया, 7 आया। अब 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5। या 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब दोनों संख्याओं का योग कितना आया है, 80 आया है। अब 80 में से एक संख्या मान ली हमने x, तो x घटा देंगे तो ज्ञात हो जाएगी दूसरी संख्या। अब क्या कहा है, देखिए कि एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या क्या है ये, एक संख्या x है ना, इसका 3 गुना, चलिए हमने इसमें 3 का गुणा कर दी, दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, ये है दूसरी संख्या, इसका 5 गुना, और ये दोनों बराबर है। ठीक, इस प्रकार से जैसा प्रश्न में कहा है वैसे आप करते जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको थोड़ा आगे हल करते हैं, 5 का गुणा करते हैं 80 में तो कितना आता है, 400 माइनस 5x। अब समान राशियां हम एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो ऋण 5x को हम ले आते हैं बाएं पक्ष में, ये हो जाता है 3x धन 5x बराबर 400। ठीक है, 3x और 5x कितना हो गए, 8x बराबर कितना हो गया, 400। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 400/8। इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ रही, कितनी आ रही है, 50 आ रही है। अब पूछा है संख्या क्या है, ये संख्या क्या हो गई, 50। अब दूसरी याद करना है तो 80 में से 50 घटा दो, यह घटाया हमने, 80 में से x घटाया था, तो क्या आ गई है, 30। यानी 50 और 30 कहां पर है, विकल्प बी के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1/4 का 4 गुना करने पर प्राप्त संख्या का दुगुना क्या होगा। देखिए 1/4 लिखा, इसका 4 गुना, यानी इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया। चलिए अब गुणा कर दिया तो प्राप्त संख्या का दुगुना क्या होगा, अब ये संख्या आई है ना, ये संख्या आ गई है, तो अब इसका हम 4 गुना करते हैं, कितना आता है, 4 एकम 4 यानी 1 आता है।
प्राप्त संख्या क्या हो गई 1, इसका दुगुना मतलब इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मान k का हो सकता है जिससे संख्या, ये आप देख रहे हैं, ये 6 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। अब देखिए, यदि आपने देखा होगा, हमने ग्रुप में डाल रखा है विभाज्यता के नियम, तो उसमें 6 का नियम दे रखा है ना। उसको आपने देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें किस प्रकार से उस नियम का उपयोग करना है। ये नहीं देखा है तो देखिए, 6 बराबर क्या होता है 2 गुणा 3, यानी 6 का नियम लागू करने के लिए 2 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम लागू होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये संख्या क्या है, यहाँ लिख लिया हमने 2 1 7 9 2 4 और k, ठीक है। 6 का नियम यह है कि जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, यानी इसमें 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 6 का भाग अवश्य चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि जो k है इसका मान क्या होना चाहिए। अब 2 का नियम है कि इसके स्थान पर 2 4 6 8 शून्य आना चाहिए, ठीक है ना। यानी यहां पर देख रहे हैं कि ऑप्शन ए तो आएगा नहीं, हटा दो। अब क्या करेंगे, 3 का नियम। 3 का नियम क्या है, जो संख्या आपको दी गई है इसके अंकों का जोड़ करेंगे, है ना, और अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25। ये क्या हो गया 25 और के, 25 धन के, क्यों के का मान क्या करना है। अब 25 के आगे इनमें से देखेंगे कौन सा विकल्प आएगा, तो 25 में 2 जोड़ते हैं तो क्या जाएगा 27। अब 27 जो है 3 के फाड़े में आ रहा है, ठीक है। और के का मान कितना है 2 है, तो 2 का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 यदि आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी यहाँ 2 आएगा के स्थान पर, तो ये संख्या कितनी बड़ी भी हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और अब इनका योग कितना आ गया अंकों का 27 आ गया है। 27 3 के भाड़े में आता है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।